हेडिंग डालिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। अच्छा, आप जानते हो कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मटेरियल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हाँ, अब कोई भी मटेरियल को अगर देखा जाए तो आपको मालूम है मैटर उसको बोलते हैं जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करे और साथ में उसका कुछ ना कुछ मास हो। किसी भी मटेरियल को अगर आप ब्रेक करते जाओ, तोड़ते जाओ, जो बचा टुकड़ा उसको और तोड़ो, फिर और छोटे वाले टुकड़े को और तोड़ो, तो एक स्टेज आएगा जो सबसे छोटा होगा और उसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। उस स्टेट को डाल्टन ने 1808 के अपने डाल्टन्स एटॉमिक थियरी में उन्होंने एटम का नाम दिया। तो उनके हिसाब से एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, मटेरियल का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है। एटम इज जस्ट लाइक द ब्रिक ऑफ द बिल्डिंग। छोटी छोटी ईंट डाल के जब आप बिल्डिंग पूरी खड़ा करते हो, वैसे ही उसको फंडामेंटल क्वांटिटी उन्होंने बोला। स्टार्ट राइटिंग डाल्टन्स थियरी ऑफ एटम। डाल्टन्स थियरी ऑफ एटम, ये कब की बात है बेटा? 1808। डाल्टन्स थियरी ऑफ एटम 1808। लिखना शुरू करिए इसके बारे में। एज पर डाल्टन, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अगला पॉइंट लिखिए, इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज फंडामेंटल पार्टिकल। एटम इज फंडामेंटल पार्टिकल। लिख लिया सभी ने? एटम इज फंडामेंटल पार्टिकल। अगला लिखिए, एटम कैन नॉट बी further divided. Atom cannot be further divided. Further divided. इसी का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? It is indivisible, right? That is, it is indivisible. अगला पार्ट लिखिए, all the atoms of an element, all the atoms of an element are identical. All the atoms of an element are identical. All the atoms of an element are identical. लिख लिया? अब इनकी हाइपोथेसिस बहुत दिनों तक नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था गैसेस के अंदर कंडक्टिविटी का, जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसके दो पार्ट है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, एनोड रे। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कैथोड रे। तो क्या हुआ था बेटा इसके अंदर कि ऐसे आप समझ लो ग्लास ट्यूब है, ये मेटल प्लेट्स हैं और ये वेरिएबल वोल्टेज लगाया गया। ये प्लेट है ऐसे करके, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से जो प्लेट होता है इस पे कैसा चार्ज आता है बेटा? पॉजिटिव। और नेगेटिव से कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। और इसके अंदर अलग अलग गैसेस लेकर के, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन भर रखा, तो इसके प्रेशर को रेगुलेट करके, प्रेशर कम ज्यादा करके ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये वोल्टेज बढ़ा घटा के चेक कर रहे थे। तो क्या ऑब्जर्वेशन आया? बहुत हाई वोल्टेज एंड रिलेटिवली लो प्रेशर पे इसके अंदर सेंटिलेशंस प्रोड्यूस हुए। सेंटिलेशंस मतलब एक तरह का चमक, जैसे अचानक से बिजली कौनती है ना, वैसे जैसे मान लो आप कि एकदम से लाइट आई। कब आई? बहुत हाई वोल्टेज जब किया तब आया। तो फिर लोगों को थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि भाई ये आखिर लाइट है या कुछ और है। तो लोगों ने, अच्छा लाइट होता तो आपको मालूम है व्हाइट लाइट को अगर आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारोगे तो उसका कुछ भी नहीं होगा, कोई डिविएशन उसमें देखने को
नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई डिविएशन देखने को नहीं मिलेगा। व्हाइट लाइट को अगर आप ऐसे करोगे तो उसमें कोई डिविएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो देखा वो ऐसा देखा कि अगर इस लाइट को मैं मैग्नेटिक फील्ड से पास करूं, जैसे मैं प्रोटॉन ले रहा हूं, बेटा प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन देखा गया है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है ये इधर की तरफ जा रहा है, और न्यूट्रॉन बिल्कुल भी बिना डिफ्लेक्ट किए हुए, और मतलब कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर है, इस प्रोटॉन को मतलब प्लस समझो, अगर ये जा रहा है तो ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये किसके फील्ड के अंदर है बेटा? मैग्नेटिक। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटेड इनसाइड द प्लेन। पॉइंटेड इनसाइड द प्लेन। क्या सब समझ में आ रहा है? बोलिए। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटेड इनसाइड द प्लेन। तो यहां पे ऐसे जाकर के, इधर से जाकर के ऐसे जा रहा है। सबको समझ में आ रहा है? तो ये लाइट जो यहां से निकल के आई वो ऐसा लगा जैसे कि इस प्लेट से आ रहा है, और इसको नाम क्या दिया? कैथोड। इसको क्या नाम दिया? एनोड। तो ऐसा लगा जैसे इस साइड से ये लाइट आ रही है। जब इसका ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला कि ये डिविएट हो रहा है उस डायरेक्शन में जिधर अगर कोई नेगेटिव पार्टिकल होता तो करता है। ये शैडो कास्ट करता है। कोई सामने अगर बीच में पड़ जाए तो उसके पीछे की परछाई वो बनाता है, शैडो कास्ट करता है, और फ्लाई व्हील को रोटेट भी कराता है। तो इन सबसे क्या समझ में आया? फ्लाई व्हील को रोटेट करा रहा है, इसका मतलब पार्टिकल है। मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट हो रहा है, इससे पता चला कि इस पे चार्ज है। उस डायरेक्शन में डिविएट हो रहा है जिधर नेगेटिव डिविएट होता है, इससे पता चला कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया? और जो सबसे बड़ी बात देखी गई कैथोड रे के लिए, कि अगर आप ट्यूब के अंदर गैसेज अलग अलग ले लो, या मेटल के प्लेट प्लैटिनम के बजाय कोई और कर दो, तो भी देखा गया कि जो वैल्यू है स्पेसिफिक चार्ज, व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? Q/m। चार्ज होता है Q, उसी को मास से डिवाइड कर दो तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। जो इसकी वैल्यू देखी गई स्पेसिफिक चार्ज की, वो सभी के लिए क्या थी? कांस्टेंट, चाहे कोई भी गैस ले रहे। लिखना शुरू करो। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। आगे लिखो। When gases are taken in a glass tube, when the gases are taken in a glass tube at very high voltage and low pressure, cathode ray is produced. Cathode ray is produced. इसका डायरेक्शन कहाँ से होता है? फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ऐसा लगता है जैसे वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? कैथोड से हुआ है। आ रहा है बात समझ में सबको? सो कैथोड रे के बारे में डिस्कशन। गॉट इट? अच्छा जी, अब उसकी प्रॉपर्टीज लिखो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। पहला लिखो, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। It travels in straight line. दूसरा लिखो, it casts shadow. It casts shadow. It casts shadow if any object is placed in the path of cathode ray. In the path of cathode ray. ठीक है, अगला लिखिए। It undergoes deflection in electric and magnetic field. It undergoes deflection in electric and magnetic field. It undergoes deflection in electric and magnetic field. क्लियर हो रहा है? अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होने से क्या समझ में आता है? कि ये चार्ज पार्टिकल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। राइट इट डाउन।
the value of specific charge does not depend on the nature of gas taken inside the tube. The value of specific charge, ब्रैकेट में लिख लेना Q by M, charge per unit mass. The value of specific charge Q by M does not depend on the nature of gas taken inside the tube. समझ में आया? Does not depend on the nature of gas taken inside the tube. यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके जी। अच्छा, इससे क्या पता चला कि कैथोड रे आखिर है क्या? तो आप बात ध्यान से समझो। चलो भाई, डाल्टन को नहीं पता था, बट आपको तो पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं और अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे बैटरी के मदद से, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये प्लेट्स पे जो चार्जेस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींचेगा और बाकी यूनिट को इधर की तरफ खींचेगा। जितना बढ़ाते जाओगे वोल्टेज उतना स्ट्रांग, एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल जाएगा। और यही इलेक्ट्रॉन, एक एटम थोड़े है बेटा, 1 ग्राम में भी पता नहीं कितने एटम होते हैं, मतलब मिलियन ट्रिलियन भी छोटा नंबर है, 10 के पावर 20 के आसपास। तो इतने सारे अगर इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, इतने सारे अगर आपके इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे बेटा, तो ये इस प्लेट को हिट करेंगे, करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और जब ये आ रहे हैं निकल करके तो दूसरे एटम के साथ, जैसे ये एटम है वैसे दूसरे उनके साथ कोलाइड भी करेंगे। उस कोलिजन से एनर्जी लॉस होगी, उससे लाइट की तरह वो दिखाई देगा। तो पूछा जाए कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ, लिखो ये बात, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? जे थॉमसन। किसके सजेशन से? एक साइंटिस्ट उनके साथ थे, जूलियस प्लकर, उनके सजेशन से दिया था। ठीक है, तो कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो, अब डाल्टन की जो हाइपोथेसिस थी वो टूट गई, क्योंकि एटम को ब्रेक कर दिया ना। किसमें? उसमें हर एटम में नेगेटिव कोई पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। ये सुनो, तो फंडामेंटल पार्टिकल अब एटम नहीं है, बल्कि क्या है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, किसी एक न्यूट्रल एटम से अगर आप कोई एक नेगेटिव पार्ट निकाल रहे हो, तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ पोर्शन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव हो जाएगा तो वो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में जाएगा जिधर वो नेगेटिव जा रहा है। तो उसको टेस्ट करने के लिए एक परफोरेटेड एनोड रे का एक्सपेरिमेंट किया गया। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो एनोड था उसमें पोर्स बना लिए थे सर, और ये जो ग्लास लास्ट में है इसको कोटिंग कर दिया। किससे कोटिंग कर दिया? जिंक सल्फाइड से। फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। इसका काम क्या होता है? कोई भी इनविजिबल पार्टिकल अगर जाके इस पे टकराएगा तो इस पे चमक आएगी। उस चमक को टेलीस्कोप का यूज करके देखते थे, है ना। तो जब उन्होंने देखा, अब सोचा कि भाई अगर पॉजिटिव निकल रहा है, जैसे यहां से O2 था, तो बताओ O2 से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बचेगा? O2 प्लस। N2 से इलेक्ट्रॉन निकल जाए बेटा तो क्या बनेगा? N2 प्लस। तो ये जो O2 प्लस है, N2 प्लस है, ये पॉजिटिव वाली चीजें किधर जा रही थी? इस साइड, क्योंकि ये प्लेट कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और ये प्लेट कैसा चार्ज है? तो जब इधर से निकल रही थी तो प्लस यहाँ से बाहर भी निकल जाएगा, और बाहर निकल के यहाँ हिट करेगा तो यहाँ पे चमक आएगी। उस चमक से पता चला कि अच्छा एनोड रे भी है। तो लिखो एनोड रे मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड रे मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड।
travels in straight line, casts shadow, rotates flywheel, travels in straight line, cast shadow, लिख लिया ना? Deflected by electric and magnetic field, deflected by electric and magnetic field. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इस एनोड रे का जो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। आपने ऑक्सीजन लिया तो उसका Q/m का जो वैल्यू आ रहा है वो अलग आएगा, अगर आप नाइट्रोजन लोगे तो अलग। इसका कारण समझ लो क्यों? क्योंकि जब आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो क्या पार्टिकल रिलीज हुआ? O2+। नाइट्रोजन ले रहे हो तो क्या बना? N2+। भाई O2 का मास कितना होता है? 32 AMU, और इसका कितना होता है? 28। दोनों का मास अलग अलग है, चार्ज सेम है बट मास। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्ट ऑफ कैथोड है, और ये पार्ट ऑफ क्या है? तो ये एनोड का कॉम्पोजिशन है, और ये किसका कॉम्पोजिशन है बेटा? कैथोड का। एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, लिखो। एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस and the value of specific charge is different for different gases. The value of specific charge is different for different gases. J.J. Thomson model of atom. J.J. Thomson model of atom क्या है भाई? ये J.J. Thomson model of atom क्या है? ये इसको समझते हैं। ओके, तो इन्होंने बताया कि भाई एटम एक स्फीयर जैसा है। लोगों को आम भाषा में समझ में आ जाए इसलिए उन्होंने बोला वाटरमेलन के जैसा है। तरबूज होता है ना, उसके जैसा है। उन्होंने बोला जो पूरा उसका मटेरियल है रेड कलर का, टेस्टी मटेरियल, वो यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज एंड मास है, और जो उसके सीड्स है ना जगह जगह, उसको उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन है। ये जो इसके बीज हैं, ये जो सीड्स हैं बेटा, इनको उन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। सो पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम is uniformly distributed. And these are electrons. इसको वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। देखो इसके बारे में, J.J. Thomson proposed that an atom consists of electrons and a spherical structure. Atom consists of electron and have spherical structure, spherical structure where the positive charge is uniformly and the mass is uniformly distributed. Where the positive charge and mass is uniformly distributed and electrons are embedded. Electrons are embedded. Electrons are embedded at different positions, are embedded
at different position inside it. Got it? ओके तो वाटरमेलन भी बोलते हैं इसको, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। देयर आर मेनी नेम्स टू इट। रेजिन पुडिंग, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन, तीनों नाम है। आप तीनों नाम लिख लो, वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल। ये किसकी हाइपोथेसिस थी बेटा? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब इस चीज की थोड़ी और डिटेल्ड रिसर्च करी रदरफोर्ड साहब ने। उन्होंने ये देखा कि भाई इस पूरी फाइंडिंग्स में, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, ये तो प्रूफ नहीं होता है कि एटम एक स्फेरिकल बॉल जैसा है और उसका पूरा का पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी कहीं नहीं प्रूफ होता। फिर उन्होंने एक सेटअप तैयार किया ये चेक करने के लिए क्या सच में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है भी या नहीं। और उनके इस वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो देखो उन्होंने प्लेट ऐसे रखी थी, ध्यान देना, ये कैसे मतलब कलेक्टर प्लेट है जिसमें से अगर इधर से कोई पार्टिकल आए तो उसको डिटेक्ट कर सके। बेटा ऑफ कोर्स इट इज कोटेड विथ पूरा ये पूरा किसकी कोटिंग है? यहां पर कोटेड विथ जिंक सल्फाइड। क्या काम है जिंक सल्फाइड का? क्या काम है? कोई अगर ऐसे छोटे पार्टिकल आए इसको हिट करेंगे तो वो विजिबल होगा। व्हाट इज दिस? थिन गोल्ड फॉइल, गोल्ड AU। इसका मास नंबर क्लोज टू 196। और उन्होंने यहां सोर्स लिया एक रेडियो एक्टिव सैंपल का। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। देखो जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं ना उसमें स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियस टूटता है। तो अल्फा पार्टिकल अगर आप आज के टाइम में जानना चाहो तो अल्फा पार्टिकल इज सिंपली हीलियम के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो आएगा वही, यानी इसको न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी बोलते हैं। एक बात बताओ, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम का मतलब क्या? 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, यही ना? बोलो। तो यही है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, इसी को अल्फा बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव जितने भी मटेरियल होते हैं वो अपने आप अल्फा, बीटा, गामा ये सब एमिट करते रहते हैं। आ रहा है बात समझ में? ओके बेटा। सो रेडियो एक्टिव मेटल सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल He2+ न्यूक्लियस। उन्होंने क्या किया कि भाई इसको ना एक्सेलरेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड देकर, और ये बहुत पतली सी चद्दर थी गोल्ड की। और आपको मालूम है हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4 AMU। तो यार यहां से निकल के आएंगे भी वो सारे पार्टिकल्स। तो अगर इसका मैग्नीफाइड मैं आपको व्यू दूं तो ऐसे भाई एक सॉलिड कैसा होता है जिसमें एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट। अब आप देखो ये 196 है और ये 4 है, 50 गुना ज्यादा हैवियर है। मतलब अगर ये महाबली खली है एटम, हैवी, बहुत हैवी, तो इसके सामने हीलियम पार्टिकल ऐसे होगा। फिफ्टी टाइम्स ज्यादा। अब आप इमेजिन करो हीलियम बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, इतने भारी भरकम पत्थर के साथ टक्कर मार करके इधर ही गिर जाना चाहिए इनको। अगर ये सॉलिड होते तब। क्यों शिव? अगर ये सॉलिड होता
टक्कर मार के नीचे गिर जाता ना, बोलो। लेकिन रियलिटी इज कि ये पास कर जाता। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेर ऑब्जर्व to pass the thin gold foil without any deflection, straight. Few of them at different angles, and very few of them came back. कितने? 20,000 में कोई एक पार्टिकल वापस आता है। 20,000 की आर्मी भेज दो, एक ही बच के वापस आता है, बाकी सब इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मेजॉरिटी सीधा निकल जाता है। इससे क्या समझ आया कि यार ये जो इतना बड़ा हमने सोच रखा था कि एटम सॉलिड जैसा होगा, रियलिटी ऐसा नहीं है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है। और उन्होंने ये डिफ्लेक्शन एंगल और इन सब पे थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, तो उससे हमें ये बताया कि जो एटम का मास है, और इतना ही नहीं, जो चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ पे है? बहुत ही छोटे सेंटर पे, जिसको उन्होंने ही नाम दिया न्यूक्लियस। तो आज हम एटम में जो न्यूक्लियस बोलते हैं, ये किन साहब की देन है? कौन से भाई साहब की देन है? हाँ जी, रदरफोर्ड। तो उन्होंने बताया बहुत ही छोटा होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, और पूरा पूरा मास है ये, मतलब जो पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था मासेस का, वो अब ऐसा नहीं है। अब अगर इधर से कोई पार्टिकल आ रहा है जो पॉजिटिव है, तो जो दूर से जा रहा है अल्फा पार्टिकल, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल नजदीक से जा रहा है, उस पर रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने की वजह से ही वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो अल्फा पार्टिकल नजदीक से आ रहा है वो डिफ्लेक्ट, और जो बिल्कुल ही सामने से आ गया टक्कर लेने के लिए, उसको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, कम करते जाओगे, एक टाइम आएगा इतना स्ट्रांग फोर्स लगेगा कि इसको रुकना पड़ेगा। रुकने के बाद इसको धक्का दे रहा है तो पीछे आना पड़ेगा। तो बाउंस बैक होने के लिए अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के बिल्कुल सीध में आना पड़ेगा, तो वो बाउंस बैक हो सकता है। लिखो, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। Rutherford's thin gold foil experiment और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लिखो ऑब्जर्वेशंस। पहले ये डायग्राम बना लो दोनों, फटाफट डायग्राम बना लो। बना लिया? ओके, अब लिखो ऑब्जर्वेशंस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या ऑब्जर्वेशंस थे? मिटा दूं ये पूरा? पहला लिखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passed thin gold foil without any deflection. अगला पॉइंट, most of the alpha particle passed thin gold foil without any deflection.
ओके, अगला लिखो, few of them underwent deflection at different angles. Few of them underwent deflections at different angles. अगला लिखिए, very few of them, very few of them, ब्रैकेट में लिख लो 1 in 20,000. वेरी फ्यू ऑफ देम में कितना बेटा? 1 in 20,000. 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक, सीधा जाके जो सीधा पीछे आ गए. गॉट इट? बोलो, बाउंस्ड बैक. अगला लिखो, कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड थियरी. क्या कंक्लूड किया उन्होंने? तो बेटा उन्होंने इस इवेंट से ये कंक्लूड किया कि जे थॉमसन का जो मॉडल है एटम का, जिसमें उन्होंने बोला वाटरमेलन जैसा है, जिसमें उन्होंने बोला पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये गलत है. क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहां टक्कर मार के यहीं नीचे गिर जाता, पास भी नहीं हो पाता. ठीक है, तो कंक्लूजन पहला है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी. And the total positive charge and the total mass is located at very small center, is located at very small center, very small center, which he named nucleus. उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस. कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन बताया. नहीं, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो बहुत आगे की डिस्कवरी है. ठीक है, सबसे लेट डिस्कवरीज में से एक है न्यूट्रॉन की. तो उसके बाद समझ आया कि उसके अंदर कोई पार्टिकल और भी है. गॉट इट? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके जी. तो ऑल राइट, सो रेडियो एक्टिव मेटल हो गया. ये सारी कहानी आपको समझा दी एंड ये बता दिया मैंने कि स्मॉल सेंटर यानी न्यूक्लियस पे है. अब लोगों ने फिर क्वेश्चन रेज किया कि भाई फिर बताइए आपके हिसाब से एटॉमिक मॉडल कैसा होगा. तो उन्होंने जो कंक्लूड किया, उन्होंने ये बताया कि जैसे सोलर सिस्टम है. सोलर सिस्टम कैसे होता है बेटा? सोलर सिस्टम क्या होता है? कि भाई यहाँ पे सन है, इसके चारों तरफ प्लैनेट्स हैं. अर्थ कौन से नंबर पे है सन? हाँ, 3rd नंबर. तो जैसे सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स घूमते हैं इन सर्कुलर पाथ, ठीक वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे इन सर्कुलर पाथ. अच्छा, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए आपको हमेशा एक ऐसा फोर्स देना पड़ेगा उस पार्टिकल को जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो. जैसे अगर आप एक धागा ले लो,
एंड उसके साथ एक पेबल, पत्थर बांध करके लटका दो। तो उसको ऐसे करके घुमाओगे जब आप, तो हमेशा अपने फिंगर्स को ऐसे ऐसे करते आप एक्सपीरियंस करोगे कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली आप रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हो, तो उसमें जो बंधा हुआ पेबल है वो भी आपकी तरफ खींच रहा है। मतलब हर मोमेंट पे आप यहाँ भी चला जाए पार्टिकल तो भी आप सेंटर की तरफ, यहाँ चला जाए तो भी सेंटर की तरफ, यहाँ चला जाए तो भी सेंटर की तरफ। ऐसा फोर्स जो हर समय सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, ऐसे फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए हमेशा एक फोर्स की जरूरत होती है जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। गॉट इट? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है सोलर सिस्टम में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। कौन सा फोर्स? यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है? m1 m2 अपॉन r²। लेकिन बेटा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, एटम यानी एटॉमिक लेवल पे जब आप बात करते हो तो मास बहुत कम होता है। और आपको मालूम है ये जो g की वैल्यू होती है, कितनी होती है भाई अर्षया? कितनी होती है g की वैल्यू? बोलो, मैंने पढ़ाया वो तुम लोग को। इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना? यही होता है ना बेटा? बोलो। तो अब आप देखो ये वैल्यू बहुत कम है, और जब भी चार्ज पार्टिकल है वो भी एटॉमिक लेवल पे बात करो तो मासेस भी बहुत कम होते। भाई प्लैनेट्स के मासेस तो हजारों किलो में होते हैं, 50,000, 1,00,000 किलो ऐसे करके होते हैं। और वहीं इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम भी नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 10⁻⁻31 किलोग्राम के ऑर्डर का। प्रोटॉन का मास -27 किलोग्राम के ऑर्डर का। तो जब इतना कम है तो ऐसे केस में, और ऊपर से जी इतना कम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई मतलब नहीं है। यहां जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल, वो कूलम्बिक है या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो दो चार्ज पार्टिकल का। वो कितना लगता है बेटा? 1/4πε0। ये कांस्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस उसका स्क्वायर। जहां पे ये जो 1/4πε0 है, इसको k भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है वैक्यूम में? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप ये वैल्यू देखो k की, और इसकी कांस्टेंट की वैल्यू देखो, ये पावर 9 में, इसलिए यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई मतलब नहीं। तो जो सेंटर की तरफ सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है यहाँ पे, कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल के ही बीच में लगे। तो उन्होंने बताया कि भाई जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, ग्रेविटी उनके लिए कैसा काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और यहाँ सेंट्रीपिटल का फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके। और सेंट्रीपिटल फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में m इंटू एक्सेलरेशन। जब आप सेंट्रीपिटल लिखते हो तो यहाँ रेडियल एक्सेलरेशन लिखना पड़ता है। बेटा एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट होते हैं। वेक्टर है ना, अगर मान लो कोई पार्टिकल है जो इधर की तरफ वेलोसिटी रखा है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ रखा है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर बनता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल, और इसके अलोंग जो बन रहा है उसको बोलते हैं रेडियल। सॉरी, जो इसके अलोंग बनता है वेलोसिटी की वो टेंजेंशियल हुआ है, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियल। मतलब सर्कुलर मोशन में देखो ना, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स इधर तो एक्सेलरेशन भी इधर, तो रेडियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r। मतलब जिस उसका जो स्पीड है और वो जिस डिस्टेंस पे घूम रहा है वैल्यू होती है। तो fc इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r²। ये उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ कहानी हो रहा है। किसने बताया ये?
रदरफोर्ड ने, लिखो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ही प्रपोज्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। प्लैनेटरी मॉडल का मतलब सोलर सिस्टम वाला मॉडल। ही प्रपोज्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। सभी को क्लियर है, समझ में आ गया? अगला पॉइंट लिखो। एज पर रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस similar to solar system where different planets revolve around sun. Different planets revolve around sun. लिख लिया सभी ने? बोलिए। अब आगे देखते हैं। डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड। अगला लिखो। द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन is provided by centripetal force required for circular motion is provided by electrostatic force. ओके, आप ऐसे करके दिखा लो पूरा पोर्शन। सभी ने कर लिया बेटा? ओके जी। तो ये तो था इनका मॉडल। अब इनकी कमियां क्या है वो समझते हैं। तो इनकी कमियां ये है कि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे रिसर्च किया हुआ था, उनको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या होती हैं ये रेडिएशन। और वो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। नाम सुना आप लोगों ने? मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थियरी। उन्होंने बताया था कि अगर आपको ये जो रेडिएशंस आती हैं सन से हमारे पास, अगर वैसी रेडिएशन आपको प्रोड्यूस करना है तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यू टेक अ चार्ज पार्टिकल एंड एक्सेलरेट इट। इफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज देयर इट विल रेडिएट एनर्जी, इन्होंने बताया था, और उससे वो रेडिएशन निकलेगा, एनर्जी निकलता जाएगा। तो अब यहां क्या पंगा आ गया उस बात से? तो लोगों ने इस बात को अप्लाई किया और बोला कि भाई अगर ऐसी बात है कि चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन तो एक चार्ज पार्टिकल है और हर मोमेंट पे उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में। इसका मतलब ये हुआ, देखो स्पीड सेम है बेटा, वेलोसिटी बदल रही है क्योंकि वेलोसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि डायरेक्शन भी होता है। तो अगर आप वेलोसिटी बदलोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या होता है? एक्सेलरेशन। यानी इसके पास एक्सेलरेशन है। कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में मूव करे उसके पास रेडियल एक्सेलरेशन है, और रेडियल एक्सेलरेशन है तो ये एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। और अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जानी चाहिए, क्योंकि भाई आप उस एनर्जी को तो कहीं से बैलेंस कर नहीं रहे हो। और स्पीड कम हो गया तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, तो धीरे धीरे इसको स्पाइरल पाथ बना करके न्यूक्लियस में घुस जाना चाहिए। फिर तो कहानी हो गई कि इलेक्ट्रॉन वापस
न्यूक्लियस के साथ रहने लग गया, फिर से वही रदरफोर्ड मॉडल पे पहुंच गए। बट रियलिटी में ऐसा होता, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ऐसा क्यों नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम स्टेबल कैसे है, ये रेडिएट क्यों नहीं कर रहा है एनर्जी। लिखो, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, पहला लिखो, he did not give any expression of the velocity and energy possessed by electron. Any expression of velocity and energy possessed by an electron. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, he could not explain the stability of atom. He could not explain the stability of atom. ये कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाए स्टेबिलिटी ऑफ एटम? मैक्सवेल थियरी के हिसाब से कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है तो इट विल रेडिएट एनर्जी। लिखो, एज पर मैक्सवेल्स थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एज पर मैक्सवेल्स थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, any charge particle under accelerated motion will radiate energy in form of electromagnetic radiation, will radiate energy in form of electromagnetic radiation, magnetic radiation, electromagnetic radiation. समझ में? By doing so, electron will constantly lose, by doing so, electron will constantly lose energy and follow a spiral path and ultimately merge with nucleus and follow a spiral path. यहाँ पे देखो ये spiral path जो बनाया, follow a spiral path and ultimately merge with nucleus. But the reality is contrary to it, isn't it? बिल्कुल अपोजिट है। कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता है। समझ में आया सभी को? तो ये इनका ड्रॉबैक था। अब इनके ड्रॉबैक के बाद जो अगली एडवांस थियरी है जो एटम के बारे में जानने की है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू नो द एटम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, कैसे अरेंज्ड हैं, इनके बारे में ही तो जान रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। अब फिर एक नेचुरल सा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या देख के नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे हैं, क्या है? तो आंसर इज, इतना छोटा होता है एटम, एटॉमिक साइज पता है कितना है? एटॉमिक साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ few angstrom, and you know how much one angstrom is? 10 के पावर -10 मीटर या 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। बेटा 1 सेंटीमीटर इतना ही होता है जितना मैंने यहाँ बोर्ड पे दिखाया है। अब ये -8 में पहुंचना है, मतलब अगर मैं बोलूं कि 1/10 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब इसको 10 टुकड़ों में काट दो, जो एक छोटा सा टुकड़ा आया ना वो ये होगा, मतलब ये भी ज्यादा बनाया ये।
ये है 10 के पावर -1। अब मैं इसको और 10 टुकड़ों में, ये जो मैंने यहां सामने दिखाया है, इसको और 10 टुकड़ों में काट दूं, कई लोगों को तो यही नहीं दिख रहा होगा, इसको और 10 टुकड़ों में काट दूं तो ये दिखेगा ही नहीं। मतलब मैं एक छोटी सी बिंदी भी लगाऊंगा ना, तो ये हो गया 10 के पावर -2 सेंटीमीटर। अब ये जो लगभग नहीं दिखने वाली चीज है, इसको फिर 10 टुकड़ों में काटो तो -3 पहुंचेगा, और -3 तक जाते जाते हमारी आंख उसको देख नहीं पाएगी, और अभी कहानी हमें -8 तक जाना है। तो फिर कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, टेक द माइक्रोस्कोप एंड सी द डैम एटम। द आंसर इज स्टिल यू कांट सी दैट, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो 100 टाइम्स 1000 टाइम्स उसको मैग्नीफाई करते हैं। तो अगर हमें नॉर्मल आंखों से 10 के पावर -3 तक दिखाई दे रहा है, तो माइक्रोस्कोप लगा के 10 के पावर -6 वाली डायमेंशन दिखाई देगी। अभी भी हमें कहाँ पहुंचना है, -10 तक। तो तबीयत तब भी खराब हो जाएगी हमारी, करते 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 नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रॉब्लम ही यही है कि एटम दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम इसकी जर्नी पे जा रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एटम के लिए। अब एक मजे की बात सोचो, जो दिखता नहीं है आज के डेट में हमें उसके मास भी पता है, इजंट इट? जिसको आप किसी तराजू पे रख के तौल ना सको, वेट ना ले सको, उसका हमें मास पता है। उससे भी मजे की बात यह है कि वो किन किन पार्टिकल से मिलके बना है वो भी पता है, कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर प्रोटॉन है, उसके अंदर। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स, जिसके वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है। जो मैंने आपको स्पेसिफिक चार्ज बताया Q/m, वो फिजिक्स का एक लॉ है, उसके थ्रू निकाला जाता है पार्टिकल्स का, ठीक है? तो खैर, तो अभी समझ आया यहाँ तक। तो अगली जो थियरी है, एडवांस थियरी, वो है नील्स बोहर की थियरी। लेकिन उनको समझने से पहले कई सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, और लाइट की हाइपोथेसिस है, उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद का जो माइलस्टोन है वो लाइट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड है। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब चीज़ हमें जानना है। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं लाइट क्या होता है। हेडिंग डालिए, क्या है लाइट? लाइट किसे बोलता है? लाइट में क्या कैरेक्टर होता है? लाइट पार्टिकल है या वेव है? बहुत सारी दिमाग में कंफ्यूजन चलते हैं। तो इनकी भी बहुत सारी डेवलपमेंट, जैसे एटम में जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। साइंस इज सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ लॉज, इजंट इट? भाई लाइट क्या है, इस पर रिसर्च करना शुरू करें तो पता चलेगा लाइट के अंदर एटम मॉलिक्यूल्स तो नहीं रहते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है। लाइट अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है, इजंट इट? सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये किसकी तरह बिहेव करता है? तो इसमें बहुत सारे थियरीज हैं, लेकिन अगर मैं इनमें आपको जो सिग्निफिकेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है वो थियरी है वेव नेचर ऑफ लाइट। बाद में कई सारे ऐसे फिजिकल इवेंट हैं जिसको लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया गया, नहीं किया जा सका इनफैक्ट, तो फिर उसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करना पड़ा कि इसके अंदर डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं जिसको फोटॉन्स बोले गए। तो लाइट आज के डेट में हम ऐसा मानते हैं कि लाइट डुअल कैरेक्टर रखता है। लाइट कैसा कैरेक्टर रखता है? लिखो, लाइट हैव डुअल कैरेक्टर, light have dual character, it possess wave as well as particle nature, wave as well as particle nature, it possess wave as well as particle nature, okay? अब अगला सब हेडिंग डालिए, लाइट एज अ वेव। क्या समझते हैं हम? लाइट एज वेव, ओके बेटा? लाइट एज वेव। आप पहले ये समझ लो कि जो
हम बात वेव की करते हैं। वेव कई बार तो दिमाग में आता है वेव ही क्या होता है सर। तो आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे कि अगर तालाब के किनारे बैठे हो और एक पेबल फेंक दो अंदर, छोटा सा पत्थर फेंक दो, तो उसमें जो डिस्टरबेंस अचानक से वो अंदर जाएगा और उससे डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और वो डिस्टरबेंस धीरे धीरे ऐसा फॉर्म लेकर के किनारे की तरफ आना शुरू होगा। थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगा थोड़ी, और कांस्टेंट ऐसे डिस्टरबेंस करते रहो तो वो एक तरह का वेव हो गया, रिपल्स जिसको बोलते हैं ना। अच्छा जी, अच्छा फिर कुछ लोगों ने ऐसे सुना होगा कि जैसे स्ट्रिंग ले लो सर, यहाँ पे मंजूत इसको पकड़ ले, पकड़ के कांस्टेंट इस पे जर्क देता रहे, तो कितने लोग कह रहे हैं फिर सर धीरे धीरे अगर आप एक क्रिएट करोगे तो ऐसा होगा जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ आगे बढ़ेगा, और मल्टीपल टाइम्स ऐसे क्रिएट करते रहोगे तो ऐसा ऐसा होता जाएगा। ये सुनो, तो हो क्या रहा है वेव के अंदर? वेव इज अ फिनोमिना वेयर यू आर सप्लाइंग एनर्जी एट अ पॉइंट but it is getting traveled in the medium and going from one point to other point without transferring the medium particle। भाई जो एनर्जी आपने थ्रेड लेकर के, धागे लेकर के जो एकदम किनारे वाले पे दिया, वो किनारे वाला पार्टिकल उठ के उधर तो नहीं गया ना, वो तो वहीं पे है, लेकिन आपने जो उस पे जर्क दिया, जो एनर्जी आपने ट्रांसफर करी, वो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया बिना मीडियम पार्टिकल के ट्रांसफर हुए। इसी को क्या बोलते हैं? वेव। लिखो, वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम पार्टिकल। वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम पार्टिकल। अब वेव में हमेशा कोई चीज ऐसी होगी जो ऑक्सीलेट करेगी। तो भाई इसमें पूछा जाए कि ऑक्सीलेशन लाइट के अंदर किस चीज का होता है? लाइट के अंदर किस चीज का होता है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का। किसका ऑक्सीलेशन होता है? तो जब लाइट को ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे एक एक्सिस बनाएंगे y और एक बनाएंगे बेटा यहाँ पे x और एक ये z एक्सिस। z एक्सिस को एक्सटेंड करोगे तो ऐसा है, इसका प्लेन बनाओगे तो ऐसा है। दिस इज अ प्लेन विच इज प्रेजेंट इन, जो z एक्सिस को लिया हो और x एक्सिस को लिया हो, x z एक्सिस, और एक प्लेन सीधा सीधा है जो यहां से शुरू हुआ बिल्कुल ऐसे कर, ये भी एक प्लेन है। तो दो अलग अलग प्लेन है और ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करते हैं ऐसे। मतलब इक्वी डिस्टेंस मुझे बनाना है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो यहां से ठीक ऑक्सीलेशन में दिखा। दिस इज द ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर। और ये जो एक्सिस है यहां पे ऑक्सीलेशन किसका होता है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो दो परपेंडिकुलर प्लेन में, इधर वेक्टर बी और इधर वेक्टर ई, और जो लाइट का जो डायरेक्शन है अपना ट्रेवल करने का वो इस डायरेक्शन में, स्पीड, वेव स्पीड, वेव स्पीड, वेव वेलोसिटी का डायरेक्शन। यहां बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्लेन था अभी जो मैंने आपको दिखाया, और जो मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये दोनों ही परपेंडिकुलर है किसके? वेलोसिटी। क्योंकि एक ऐसे ऐसे कर रहा है और एक अंदर बाहर कर रहा है और जा इधर रहा है। इट इज लाइक दिस, वन ऑक्सीलेशन इज अप डाउन, अदर इज लाइक दिस एंड द वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। गॉट इट?
Got it? So that is perpendicular to velocity vector. लिखो, electromagnetic wave consists of oscillating electric and magnetic field. Electromagnetic wave consists of oscillating electric and magnetic field. Oscillating electric and magnetic field. Got it? Oscillating electric and magnetic field. समझ में आया? Oscillating electric and magnetic field. सभी को क्लियर हो गया? हाँ, लिखो, where electric field is perpendicular to magnetic field, which is perpendicular to the wave velocity, which is perpendicular to electric field is perpendicular to magnetic field and magnetic field is perpendicular to wave velocity. And फिर ये डायग्राम ट्राई करो बनाने के लिए. ये डायग्राम बना लो. देख लिया बच्चों? सो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड जो कि परपेंडिकुलर होते हैं. यहां तक क्लियर है? तो अब क्या लिखोगे आप? लाइट क्या है फिर? एज अ वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. राइट इट डाउन. लाइट इज कंसिडर्ड एज electromagnetic wave. Light is considered as electromagnetic wave. अच्छा बेटा, अब वेवलेंथ के हिसाब से अगर इस पूरे स्पेक्ट्रम को समझा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो जो सबसे ऊपर आता है वो है गामा रे. फिर बेटा इसके नीचे आता है एक्सरे, फिर आता है अल्ट्रा वायलेट जिसको यूवी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. इसके बाद आता है विजिबल जो हमें दिखता है. इसी के अंदर सारे कलर हैं. जो हमारी आंखें हैं ये इसी के लिए ब्लेस्ड हैं. VIBGYOR. इसमें सारे कलर्स हैं. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. इसके जो नीचे आता है वो है इंफ्रा टू रेड. इंफ्रारेड IR. इंफ्रारेड. इसके नीचे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव है. एंड फिर रेडियो वेव है. इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव. गॉट इट? अब आपने देखा होगा ये माइक्रोवेव ओवन आजकल हमारे घरों में, इसका जो वेवलेंथ है इतना इनफ होता है कि ये वाइब्रेशंस कराता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और बहुत जल्दी कुकिंग हो जाती है ना? माइक्रोवेव देखा है अपने घर? इंफ्रारेड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग. एंड इसके ऊपर की जितनी रेडिएशन है सब बड़ी डेंजरस होती हैं. यूवी से हमें प्रोटेक्टेड रहना पड़ता है. स्किन डैमेज कर सकता है. इट कैन कॉज कैंसर. एक्सरे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है. इतना खतरनाक है कि एक्सरे हमारे बॉडी से क्रॉस कर जाता है, मसल्स वगैरह को सीधा पेनिट्रेट करके दूसरे साइड में चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. जहाँ बोन्स है सिर्फ वहीं नहीं जा पाता है. इसलिए देखो जो बोन का स्ट्रक्चर है वो क्लियरली दिखता है एक्सरे कराने के बाद. उसमें भी बड़ा माइल्ड एंड डाइल्यूटेड यूज करते हैं. एक्सरे में भी कैटेगरीज है, हार्ड एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे. सॉफ्ट एक्सरे का यूज करते हैं हमारे जब भी कहीं बोन फ्रैक्चर वगैरह हो गया उसको चेक करने के लिए. एंड गामा रे तो गलती से भी एक्सपोज नहीं होना चाहिए. आपको मैं बता दूं ये गामा रे
रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, जब रेडियो एक्टिविटी होती है वहां से प्रोड्यूस होता है। एंड इनमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। उनमें एक स्टोरी ये है कि जो मैडम क्यूरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है टू अंडरस्टैंड रेडियो एक्टिविटी। रदरफोर्ड भी लाइन में ही थे रेडियो एक्टिव सैंपल्स को समझने में, लेकिन मैडम क्यूरी लीड कर गई, बहुत आगे चली गई थी, तो बाद में उन्होंने ड्रॉप कर दिया उस चीज़ को। तो रेडियो एक्टिविटी में जो उनका कंट्रीब्यूशन था, तो उनका एक्सपोजर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ था, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो, उनका पूरा फैमिली died because of the cancer, and that was caused by gamma radiation that is so powerful and very dangerous, है ना। तो ये रेडिएशंस है, इनको वेवलेंथ के हिसाब से, अब भाई दिमाग में आएगा व्हाट इज वेवलेंथ सर, वेवलेंथ क्या होता है। तो देखो अभी मैंने यही समझाया था, जब आप ऑक्सीलेशन करते हो तो ऐसे अप डाउन पैटर्न बनेगा। ये जो टॉप पॉइंट्स है इनको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, क्या बोलते हैं, और ये जो बॉटम पॉइंट इनको क्या बोलते हैं, ट्रॉप्स। यूजीएच या क्या होता है, सही है। तो ये यहां से यहां के बीच का जो लेंथ है उसको वेवलेंथ, यहां से यहां का जो लेंथ है वो वेवलेंथ, या इसको वन वेव भी बोलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसको ऐसे आगे बढ़ाओ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के लेंथ को भी वेवलेंथ बोलते हैं। ये तो आप यूजुअली क्लास 9 10th के अंदर सुनोगे, ये आप 11th के अंदर सुनोगे कि दो आइडेंटिकल फेजेस वाले पार्टिकल जो कंसेक्यूटिव हों, अगल बगल हो, उनके बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। एंड इस पूरे को एक वेव बोला जाता है, एक पूरा अप एंड पूरा डाउन, मतलब ये कंप्लीट जो साइकिल है ना, दिस इज नोन एज वन वेव, और इसी को बोलते हैं वन वेवलेंथ। वन वेव और वन वेवलेंथ बोला जाता है। तो ये है वेवलेंथ जिसकी मैं बात कर रहा था। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गामा की। इनका जो ऑर्डर होता है वो एंगस्ट्रॉम्स में होता है, फ्यू एंगस्ट्रॉम्स, कम भी ज्यादा भी, 0.1 0.001 सॉरी 0.01, है ना, वैसे करके, एंड 1 2 3 4 ये सारे एक्सरे के हैं। अल्ट्रा वायलेट इनके और इनके बीच में होता है, एंड विजिबल का जो वेवलेंथ का वैल्यू है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नियरली, मतलब ऐसे तो बोलते हैं 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7200 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, बट क्लोज टू अगर ऐसे रफ स्केल पे याद किया जाए तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास में। ये किसका मैं रेंज बता रहा हूं बेटा, विजिबल का, है ना। तो अब देखो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम, और ये 1000 एंगस्ट्रॉम, और ये जब नीचे आओगे माइक्रोवेव तो आपको समझ में आ रहा होगा माइक्रोन में लेंथ। यहाँ पे आप बात करोगे रेडियो वेव, ये मीटर्स एंड किलोमीटर्स में इनका होता है। मीटर्स का मतलब अगर मान लो 1 मीटर वेवलेंथ है तो उसका मतलब क्या हुआ, ऐसे यहां से यहां गए, यहां से यहां पूरा अगर 1 मीटर है, ये लेंथ 1 मीटर। किलोमीटर्स में है तो एंजॉय। तो जितने भी हमारे देखो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो सब इसी बैंड पे ऑपरेट करते हैं ना, रेडियो वेव पे, बोलो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है इतने मेगाहर्ट्ज बोला जाता है ना। तो यानी कि क्या वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी भी रिलेटेड होते हैं, हाँ जी रिलेटेड होते हैं। आप ये सोचो आपका जो डिस्टरबेंस है वो यहां से शुरू होकर के यहां पहुंचने में जो टाइम लगाएगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, यानी एक साइकिल करने में टाइम। तो टाइम पीरियड इज टू ट्रेवल द डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ सिमिलर फेज, या एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगा उसको टाइम पीरियड। एंड 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी। 1 बाई टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो देखो एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, वेव स्पीड इज इक्वल टू, उसने यहां से यहां तक का लेंथ कवर किया, इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और टाइम कितना लिया, एक साइकिल कंप्लीट करने में टी। और इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो 1 बाई टी को ही क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी या लैम्डा इंटू एफ। अब ये जो लैम्डा इंटू एफ है, जो लैम्डा इंटू एफ आया है यहां पे, है ना। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितने भी रेडिएशन है
सभी का एक खास बात है कि दे ट्रेवल विद द सेम स्पीड, एंड उसी को स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं वैक्यूम के अंदर। कितना है वो स्पीड? दैट वी इज सी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चाहे वो एक्सरे हो, गामा रे हो, रेड कलर वाली लाइट हो, ऑरेंज कलर, सबका स्पीड सेम। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। ओके, वैक्यूम में ऐसा होता है। तो इसको लैम्डा, और उसी के लिए सिंबल थोड़ा बदल दिया जाता है, न्यू। यहां पे इसको न्यू बोलते हैं, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। प्रोनाउंस कैसे करते हैं? न्यू, इसलिए एनयू लिख दिया मैंने। अब बोलते क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो एक रिलेशन ध्यान रहेगा, C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, और ये फिक्स वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है? C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर। अब सोचो एक फिक्स है, तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्योंकि ये फिक्स है। अरे दो चीजों का प्रोडक्ट फिक्स हो तो एक बढ़ाओगे तो दूसरा कम करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बोलते लैम्डा अगर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो वेवलेंथ का ऑर्डर अगर लिखना हो तो उस वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है? गामा सबसे छोटा, एक्स, उसके बाद यूवी, उसके बाद विजिबल, एंड उसके बाद डॉट डॉट डॉट, कौन सा? IR, फिर माइक्रोवेव MW, फिर रेडियो वेव, ऐसे चलता है। अब विजिबल के अंदर भी अगर बात करो तो सबसे ऊपर वॉयलेट है, तो उससे ज्यादा क्या होगा? इंडिगो, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होगा? रेड का। और हमें ये पता है यहां से कि जो फ्रीक्वेंसी है वो C/λ होगी, यानी फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा जैसे जैसे बढ़ेगा, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर होता है वो होता है गामा का बहुत ज्यादा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे करते जाओ। अच्छा, आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है वही ऑर्डर एनर्जी का भी होता है। तो एनर्जी का, क्योंकि आप देखो सबसे पावरफुल रेडिएशन है कौन? कौन सबसे पावरफुल रेडिएशन? तो एनर्जी का ऑर्डर क्या है? गामा का ही, फिर एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। सभी को समझ में आ रहा है? बोलो। आगे बढ़े, अब मिटा दे रहा हूं उसको। तो ये सब नोट कर लो आप फटाफट, एंड इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, तो वेव थियरी हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। तो अब जैसे मान लो मैंने बोला कि 108 या मान लो 100 मेगाहर्ट्ज कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी है जिसका 100 मेगाहर्ट्ज है, तो क्या उसका वेवलेंथ निकाल सकते हो? कैन यू फाइंड द लैम्डा? व्हाट विल बी लैम्डा? तो लैम्डा इज इक्वल टू C बाई फ्रीक्वेंसी। C की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये 100 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब क्या होता है बेटे? 10⁶, ये होता है ना मेगा। हर्ट्ज मतलब 1/सेकेंड, हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। 1/सेकेंड, ये काट दोगे, ये 6 से ये गया तो कितना आया? 300/100, कितना आ गया? समझ गए? तो अब जैसे तुम्हें रेडियो पे कभी फ्रीक्वेंसी बताए तो उसका तुम वेवलेंथ निकाल लो कि भाई किस वेवलेंथ पे वो ऑपरेट
कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये सारा चीज होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इवेंट्स हैं। वेव शोज डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, जो कि आप डिटेल में फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन आर द वेव फिनोमेना। लिख लो ये नोट करके। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, ये 3 वर्ड हैं, इसको याद रखना। इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन आर वेव फिनोमेना। दैट्स हाउ वी कैरेक्टराइज अ वेव, है ना। तो इसको दिमाग में रखना है। ये इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई है, फिर अगली क्लास में इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।